Hello everyone, welcome to Biopool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये हमारी पार्ट 3 वीडियो है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमने जो BAMH1 पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है वहाँ हमने हमारा फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया था और फिर 2 कॉलोनीज ग्रो की थी, एम्पेसिलिन मीडियम और टेट्रासाइक्लिन मीडियम। तो जो कॉलोनीज हैं जो टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो नहीं कर पाई, उससे हमें पता चला कि वो जो कॉलोनीज थी उनमें आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट हुआ है। अब यहाँ पे प्लेटिंग के अलावा हम जो मेथड यूज़ कर सकते हैं वो है आपका क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, मतलब जो आपकी कॉलोनीज हैं वो कलर प्रोड्यूस कर रही हैं और जो कलर प्रोड्यूस नहीं कर रही उसके बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि आपके रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स कैसे होते हैं। तो यहाँ आपकी सेकेंड पॉइंट यही कह रहा है डिफरेंशिएट करना रिकॉम्बिनेंट्स को नॉन रिकॉम्बिनेंट से on the basis of their ability to produce color in the presence of a chromogenic substrate. Chromogenic substrate means color producing substrate. तो हमने क्या किया, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको कहाँ इंसर्ट कर दिया, जहाँ पे आपका एंजाइम, जहाँ से जो आपका जीन है जहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस होता है, तो आपका जो Z जीन है उस पोर्शन पे हमने आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो इंसर्ट कर दिया। तो अब वो वाला जो आपका पोर्शन है, वो जो आपका बैक्टीरिया है जिसमें इंसर्ट हुआ है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बना पाएगा बिकॉज ऑफ द इनएक्टिवेशन ऑफ जीन, क्योंकि वहाँ हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है हमने वहाँ इंसर्ट कर दिया। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। आप डेफिनेशन भी हम देखेंगे, इनएक्टिवेशन ऑफ जीन फॉर सिंथेसिस ऑफ दिस एंजाइम, और दिस एंजाइम इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज विच इज रेफर्ड एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब हमने क्या किया है, the presence of chromogenic substrate which gives blue colored colonies if the plasmid in the bacteria does not have an insert। अब सिंपल हमारी बात है, अगर हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज मतलब आपका जो जीन है वहाँ इंसर्ट नहीं हुआ है, तो आपकी ब्लू कॉलोनीज प्रोड्यूस होंगी, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनेगा और ब्लू कॉलोनीज बनेंगी। बट अगर वहाँ इंसर्ट हुआ है, आपका रिकॉम्बिनेंट जीन इंसर्ट हो गया है, तो नॉन फंक्शनल प्रोटीन आपका कोई भी एंजाइम नहीं बनेगा और आपको वाइट कॉलोनीज मिलेंगी। तो यही हमारा लास्ट पॉइंट कह रहा है, प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट, मतलब इंसर्ट मीन्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अगर वो इंसर्ट हुआ है इसका मतलब इंसर्शनल एक्टिवेशन हुई है आपके जीन की, जो कि सिंथेसाइज करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, एंड द कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस कलर। तो ऐसी कॉलोनीज को हम क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। तो इससे हम क्लियरली एक ही पेट्री प्लेट में ये पता लगा सकते हैं कौन सी हमारी रिकॉम्बिनेंट्स हैं और कौन से हमारे नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हैं। तो जो ब्लू कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हैं हमारे नॉन रिकॉम्बिनेंट, जो वाइट कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर कलरलेस है वो आपकी हैं रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। अब नेक्स्ट समझते हैं वेक्टर के, एक और इम्पॉर्टेंट वेक्टर के बारे में, जो है हमारा टीआई प्लाज्मिड। इसका मतलब है टीआई मीन्स ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो आपको ये क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछा जाता है, वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट एंड एनिमल। तो प्लांट और एनिमल सेल में हम कौन सा प्लाज्मिड यूज करते हैं या कौन सा वेक्टर यूज करते हैं। हमने जो पीछे एग्जांपल देखा PBr322, तो ये आपका जो प्लाज्मिड वेक्टर है, क्लोनिंग वेक्टर है, इसको हम इकोलाई में कोई रिकॉम्बिनेंट जीन ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल जैसे कि प्लांट और एनिमल्स में हम कौन सा प्लाज्मिड यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपका इम्पोर्टेंट जो है प्लाज्मिड, वो हमें एक्सट्रैक्ट किया है, वो उसका जो आइडिया है वो किस तरह से आया। जो हमारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन है, ये एक पैथोजन है डाइकॉट प्लांट का, और ये नॉर्मली क्या करता है, डिलीवर करता है पीस ऑफ डीएनए एज टीडीएनए। तो जो ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए है वो, जिसका फंक्शन क्या है, नॉर्मल सेल को ट्यूमर सेल में ट्रांसफॉर्म कर देना। तो जो प्लांट के नॉर्मल सेल है उन्हें ट्यूमर सेल में ट्रांसफर कर देना।
तो ये जो ट्यूमर सेल्स हैं ये कैसे होंगे, क्योंकि ये ट्यूमर सेल कैसे बने, क्योंकि आपका ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन है इसने अपना जो ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए है वो ऑब्वियसली इंट्रोड्यूस्ड किया है। जैसे कि आपके रेट्रोवायरसेस, एनिमल्स में रेट्रोवायरस के पास क्या एबिलिटी होती है, ये नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को हमने यूज किया है, बस हम इन दोनों प्लाज्मिड्स में से, इन रेट्रोवायरसेस में से हम इनकी पैथोजेनिक जो प्रॉपर्टी है, जो पैथोजेनिक जीन जो है जो कि वायरुलेंस प्रोड्यूस करेगा, हम उस रीजन को रिमूव कर देंगे। तो वही चीज यहाँ पे भी हुई है। जो आपके ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन, अब उसे मॉडिफाइड किया गया है एज अ क्लोनिंग वेक्टर, क्योंकि नॉर्मली ये क्या कर रहा था, प्लांट सेल के नॉर्मल सेल्स को ट्यूमर में कन्वर्ट कर रहा था, तो ऑब्वियसली वो अपना डीएनए वहां ट्रांसफर कर रहा है। तो हमने यहाँ उसे क्लोनिंग वेक्टर में बदल दिया विच इज नो मोर पैथोजेनिक, जो कि पैथोजेनिक या वायरुलेंस नहीं है टू द प्लांट, बट स्टिल इट यूजेस द मैकेनिज्म टू डिलीवर जीन्स, बट वो अपनी जो ट्रांसफर करने की प्रॉपर्टी है, जीन्स को ट्रांसफर करने की प्रॉपर्टी है प्लांट में, वो अभी भी उसमें एबिलिटी है। तो यहाँ हमने टीआई प्लाज्मिड को एज अ क्लोनिंग वेक्टर हम यूज कर रहे हैं, सिर्फ हमने उसकी पैथोजेनिक प्रॉपर्टीज को शट डाउन कर दिया है। वैसे ही रेट्रोवायरसेस को भी डिसआर्म्ड किया गया है, मतलब डिसआर्म्ड करना मीन्स उनकी जो वायरुलेंस या पैथोजेनिक जो एबिलिटी थी सेल को ट्रांसफॉर्म करने की इनटू कैंसरस सेल्स या फिर नॉर्मल सेल्स को डेविएट करने की, तो उस प्रॉपर्टी को हमने खत्म कर दिया है। और अब हम उसे कैसे यूज कर रहे हैं, एज अ वेक्टर टू डिलीवर डिजायरेबल जीन इनटू एनिमल सेल। तो आपके प्लांट सेल के लिए हो गया टीआई प्लाज्मिड और एनिमल सेल के लिए हो गया रेट्रोवायरसेस। तो वंस अ जीन फ्रेगमेंट और अ डीएनए फ्रेगमेंट हैज बीन लाइगेटेड, अब जैसे ही वो जीन फ्रेगमेंट या डीएनए फ्रेगमेंट लाइगेट कर दिया, अब इनटू अ सूटेबल वेक्टर, तो सूटेबल वेक्टर यहाँ पे क्या है, एक हो गया हमारा टीआई प्लाज्मिड, आप देख सकते हो उसमें बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स हैं, जिन रीजन की हमें मेन जरूरत है वो ORI है, और वायरुलेंस रीजन को हम रिमूव करेंगे ताकि वो पैथोजेनिक प्रॉपर्टी ना शो करे। तो आपका ये जो वेक्टर है, हमने क्या किया, इस वेक्टर के साथ हमारा जो डीएनए फ्रेगमेंट था, जीन ऑफ इंटरेस्ट था, उसे यहाँ लाइगेट कर दिया और फिर ट्रांसफर करेंगे बैक्टीरियल सेल में या प्लांट सेल में या फिर एनिमल होस्ट में, जहाँ पे वो मल्टीप्लाई करेगा और मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, जैसा कि नॉर्मली हम चाहते हैं हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में इस तरह की वो प्रॉपर्टी शो करे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉम्पिटेंट होस्ट। तो हम हर बार बात कर रहे हैं कि हम एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोड्यूस करें, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाएं, पर हमने कभी ये नहीं सोचा कि क्या एक सेल, बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, क्या वो इतना इजीली कोई फॉरेन डीएनए अपने अंदर इंसर्ट होने देगा, उसे डिवाइड होने देगा। तो ये क्वेश्चन आता है, इसी से आपका ये वर्ड यहाँ पे आया, ट्रांसफॉर्मेशन प्लस कॉम्पिटेंट होस्ट। अब एक कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होता है, एक कॉम्पिटेंट होस्ट वो सेल है जो कि रेडी है टू टेक अप फॉरेन डीएनए या फिर एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो आपका डीएनए है या फॉरेन जीन को लेने के लिए रेडी है। अब वो हम रेडी कैसे करते हैं, तो कॉम्पिटेंट होस्ट को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए रेडी होना है। अब हमें पता है डीएनए इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, वो तो सेल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकता, तो अब हम कैसे हमारे इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सेल के अंदर डालेंगे। अब आपका बैक्टीरियल सेल है, उसे कैसे कॉम्पिटेंट बनाना है, टू टेक अप द डीएनए। तो सेल कॉम्पिटेंस क्या है, इट इज द सेल्स एबिलिटी टू टेक अप द फॉरेन या फिर एक्स्ट्रा सेल्यूलर डीएनए, तो फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट ऑब्वियसली। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक अपटेक के इस प्रोसेस को, जिसमें एक सेल फॉरेन डीएनए को अपने अंदर सेल के अंदर अलाउ करेगा लेने के लिए, तो ये क्या, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हम समझ गए, टेकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए इनसाइड अ सेल। अब कॉम्पिटेंट सेल क्या है, कॉम्पिटेंट सेल आर रेडी टू यूज बैक्टीरियल सेल्स या फिर जो भी हमारे प्लांट या एनिमल सेल हैं, जो कि इजीली उनकी जो वॉल्स हैं, ऑल्टर्ड सेल वॉल हैं या सेल मेम्ब्रेन कहें अगर हम एनिमल सेल के केस में,
जो कि इजीली अलाउ करे फॉरेन डीएनए को टू पास थ्रू देम। तो हम तीनों ये वर्ड समझ गए, कॉम्पिटेंट होस्ट, कॉम्पिटेंट सेल्स, ऐसे सेल्स जो रेडी हैं टू टेक अप द डीएनए, और इस पूरे प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हमारा सेल जो है वो रेडी हो जाए फॉरेन डीएनए को लेने के लिए। तो सबसे पहला है एक्सपोज टू स्पेशल केमिकल और इलेक्ट्रिकल ट्रीटमेंट्स। केमिकल और इलेक्ट्रिकल ट्रीटमेंट्स देके हम जो सेल वॉल है, जो आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसे क्या करेंगे, उसे लूज करेंगे, ऑल्टर्ड करेंगे, ताकि वो इजीली फॉरेन डीएनए को अपने अंदर इंसर्ट होने दे। नेक्स्ट चीज है ट्रीटिंग देम विद अ स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट आयन। तो आपका डाइवेलेंट आयन, क्योंकि आयनिक कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए बहुत मैटर करती है, तो हम यहाँ उसे कैल्शियम से, जो डाइवेलेंट आयन है कैल्शियम से उसे ट्रीट कर रहे हैं, ताकि जो सेल की सेल मेम्ब्रेन है या सेल वॉल है वो एफिशिएंटली डीएनए को एंटर होने दे। इन केस ऑफ बैक्टीरियम उसमें पोर्स से एंटर होने दे सेल के अंदर। अब नेक्स्ट चीज हम क्या कर सकते हैं, थर्ड चीज, हम सेल को इंक्यूबेट करें, शॉक दें, हीट शॉक दें या फिर आइस में। सबसे पहले सेल को एकदम हमने कहा इंक्यूबेट कर दिया, रिकॉम्बिनेंट आइस में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ आइस पे। फिर उसके बाद अचानक से उसे हीट शॉक दिया 420 डिग्री सेल्सियस का, फिर वापस से उसको आइस में पुट कर दिया। तो इस तरह से आपका जो बैक्टीरियल सेल है वो जो है वो रेडी हो जाएगा आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लेने के लिए। तो हमने 3 मेथड्स पढ़ लिए। आपका सबसे पहले केमिकल या इलेक्ट्रिकल ट्रीटमेंट करें, फिर आप डाइवेलेंट आयन से उसे ट्रीट कर सकते हैं, थर्ड है उसको हीट शॉक दे सकते हैं आइस या हीट में। इस तरह से आप ऑल्टरनेटिवली सेल को प्लेस करके, ताकि वो जो सेल है वो फोर्स हो जाए रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर ट्रांसफर करने के लिए। थर्ड चीज आती है आपका, ये सिर्फ यही तरीके नहीं है जिससे हम सेल के अंदर एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाल सकते हैं। इसके अलावा है माइक्रो इंजेक्शन, डायरेक्टली हम डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर डाल दें एनिमल सेल के। तो माइक्रो इंजेक्शन आपकी फोर्थ टेक्निक हो गई, जिससे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली न्यूक्लियस में डाल रहे हैं। फिर आता है इन केस ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट में तो सेल वॉल है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वहां जो मेथड यूज करते हैं वो है जीन गन या बायोलिस्टिक मेथड। तो इसमें हम प्लांट सेल को बम्बार्ड करते हैं, हिट करते हैं हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल से, और वो माइक्रो पार्टिकल होते हैं गोल्ड और टंगस्टन के, जिन्हें कोट किया है हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए से। तो वो हिट करेंगे तो वो सेल के अंदर मूव हो जाएगा। तो ये आपका फिफ्थ आपका मेथड हो गया, जिससे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सेल के अंदर डाल सकते हैं। लास्ट आपका मेथड है डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर, जो हमने अभी भी पढ़े। हमारे जो पैथोजेनिक वेक्टर हैं जैसे कि टीआई प्लाज्मिड और रेट्रोवायरस, ताकि हम सेल को नेचुरली इन्फेक्ट करवा के, इन्फेक्शन यहाँ कैसा है, किससे इन्फेक्शन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से इन्फेक्ट करवाना, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए नेचुरली तो प्रेजेंट नहीं है किसी सेल में, हम उसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ डिसआर्म्ड पैथोजन से, जो अपनी पैथोजेनिक प्रॉपर्टी या वायरुलेंस प्रॉपर्टी लूज कर चुका है, हम उसकी हेल्प से सेल को इन्फेक्ट कराएंगे और ट्रांसफर करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में। तो ये आपके सारे मेथड्स हैं जिसमें आप एक सेल को कॉम्पिटेंट बना सकते हैं टू टेक अप अ फॉरेन डीएनए। अब नेक्स्ट चीज आती है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब हमने देखा कि हमने किस तरह से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके एंडोन्यूक्लियसिस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस से कट किया है। हमने काफी सारे मेथड पढ़े, सेल को कैसे कॉम्पिटेंट बनाना है। अब हम देखते हैं कि डीएनए को जब हम आइसोलेट करेंगे न्यूक्लियस से, तो वो किस प्रोसेस से होगा। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आपके स्पेसिफिक स्टेप्स हैं। फर्स्ट, जैसे कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सबसे पहले हम डीएनए आइसोलेट करेंगे न्यूक्लियस से, फ्रेगमेंट करेंगे उस डीएनए को बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उनके छोटे छोटे पीसेस चॉप कर दिया हमने डीएनए फ्रेगमेंट को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। अब हम उसे वही इलेक्ट्रोफोरेसिस से जेल पे रन करेंगे और आइसोलेट करेंगे जो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है, जो हमें चाहिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए।
फिर वो जो लाइगेशन है डीएनए फ्रेगमेंट का, जो डीएनए फ्रेगमेंट हमें चाहिए उसे लाइगेट करेंगे एक सूटेबल वेक्टर से। तो क्लोनिंग वेक्टर से जो भी हमारे डिफरेंट प्लाज्मिड हैं जिसके साथ हम इसे लाइगेट करेंगे। अब हम ट्रांसफर करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इनटू द होस्ट, और हमने देख लिया हम कितने तरीके से इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कितने तरीके से होस्ट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर लास्ट हमारा मेथड आता है कल्चरिंग द होस्ट इन अ मीडियम एट लार्ज स्केल एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। अब जब मैंने अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट में डाल दिया है तो अब मैं क्या चाहूंगी कि जो मेरा होस्ट सेल है वो मल्टीप्लाई हो, उसके साथ मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी मल्टीप्लाई हो, और उसमें जितने मेरे रिकॉम्बिनेंट्स हैं ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स हैं उसमें से जो मुझे डिजायर्ड प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट करना है वो मैं एक्सट्रैक्ट करूं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जो आपसे पूछा जाता है कि आप स्टेप्स लिखो, फर्स्ट कैसे आपने डीएनए आइसोलेशन से लेकर डिजायर्ड प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने तक। अब है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। यहाँ हमने फर्स्ट पॉइंट ही पढ़ा कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए करना है। अब डीएनए को आइसोलेट करना इतना इजी तो नहीं है। आपका जो डीएनए है, न्यूक्लिक एसिड है, वो कहाँ प्रेजेंट है? इनसाइड द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस से हम डीएनए को कैसे एक्सट्रैक्ट करें? तो जो आपका डीएनए है उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम कट करते हैं और ये सब चीजें, बट हमारे सेल के अंदर सिर्फ डीएनए तो नहीं है, उसमें डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, हमारे आरएनए है, बहुत सारी चीजें हैं, बट हमें तो प्योर डीएनए चाहिए, है ना। तो डीएनए जो है वो तो एनक्लोज्ड है विद इन द मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियस में। अब जैसे ही हम न्यूक्लियस को ब्रेक करेंगे तो हमारे डीएनए के साथ और दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल्स भी आ जाएंगे, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड्स। तो ये सभी मॉलिक्यूल को हमें सेपरेट करना है क्योंकि हमें सिर्फ डीएनए की जरूरत है। तो अब हम क्या करते हैं, चाहे बैक्टीरियल सेल हो, प्लांट सेल हो, एनिमल टिश्यू है, तो उन्हें हम स्पेसिफिक एंजाइम से ट्रीट करते हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए, वो सेल के अंदर न्यूक्लियस में से डीएनए चाहिए। तो बैक्टीरियल सेल को हम ब्रेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइसोजाइम। प्लांट सेल को सेल्यूलेज, क्योंकि सेल वॉल होती है, जैसे फंगस के केस में हो गया काइटिनेज। तो ये 3 एंजाइम हैं जिससे हम ट्रीट करते हैं आपके प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू या बैक्टीरियल सेल्स को, ताकि हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकें। अब हमें पता है जीन्स आर लोकेटेड ऑन लॉन्ग मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए, जो कि इंटरवाइंड है प्रोटीन से। और कौन से प्रोटीन है? हिस्टोन। हमने 6th चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो डीएनए है वो हमारी हिस्टोन फैमिली के साथ पूरा इंटरवाइंड हो जाता है और न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर बना देता है ना। तो अब अगर मैं डीएनए को सेपरेट कर रही हूँ तो सेपरेट किससे कर रही हूँ? आपके प्रोटीन से, और वो प्रोटीन है हिस्टोन प्रोटीन। तो अब मुझे प्रोटीन को डाइजेस्ट करना पड़ेगा, है ना। अब जो आरएनए है उस आरएनए को भी रिमूव कर सकते हैं किसके ट्रीटमेंट से? राइबोन्यूक्लियस। प्रोटीन को ट्रीट करेंगे हम प्रोटीएज से। तो जब हम सारी चीजों को ट्रीट करके हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमें इन्हें डाइजेस्ट कर देना है, प्रोटीएज प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, राइबोन्यूक्लियस आरएनए को डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। तो हमें अब हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा डीएनए। तो वो ये सब एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट के बाद, पहले मैंने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करके हम पहुंचे न्यूक्लियस तक। अब न्यूक्लियस में जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है हम उसको भी डाइजेस्ट करेंगे, और सिर्फ डीएनए हमें चाहिए। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं जो आफ्टर द ट्रीटमेंट हमें मिलेंगे तो वो हमारा अल्टीमेटली प्यूरिफाइड डीएनए होगा। अब डीएनए को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है? प्रेसिपिटेट करना है हमें उस डीएनए को विद द हेल्प ऑफ चिल्ड इथेनॉल। तो चिल्ड इथेनॉल जैसे ही हम उसमें ऐड करेंगे तो आपका डीएनए प्रेसिपिटेट होके व्हाइटिश कलर में आपका डीएनए अपीयर हो जाएगा, और हम उस सैंपल को फिर आगे यूज करेंगे क्या करने के लिए? हमने 2nd स्टेप पढ़ा था, वो डीएनए को अब हम कट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, और उन सभी डिजायर्ड फ्रेगमेंट को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो जेल पे रन करेंगे, और आगे का प्रोसेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से आपका जो डीएनए है आपको मिलेगा, लिखा भी हुआ है, दिस कैन बी सीन एज कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड्स इन द सस्पेंशन। तो जो आपका सस्पेंशन है उसमें फाइन थ्रेड्स की तरह आपको वो दिखेगा। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है बॉडी फ्लूइड, जिस सैंपल से हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं, जो आपका लास्ट स्टेप है जहाँ पे आपका प्यूरिफाइड जो है डीएनए आपको देखने को मिलेगा।
इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।